वेव क्या होती है? वेव बेसिकली इट इज अ मेथड टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एनर्जी को, मैटर को हमने देखें ट्रांसपोर्ट करना हो तो मिसाल के तौर पर ये पेन एक मैटर है, इसको इधर से उधर मुझे लेके जाना हो तो मुझे पेन को उठा के उधर लेके जाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे हमने एक मटेरियल चीज को ट्रांसपोर्ट किया है। लेकिन वेव क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस अपना नहीं रखती है सच, तो सॉरी एनर्जी, एनर्जी अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, इट इज जस्ट एन एबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने का जो तरीकेकार होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। ठीक है। अब वेव बेसिकली वेव क्या होती है? वेव इज अ डिस्टरबेंस और वाइब्रेशन इन अ मीडियम। पहले कंसेप्ट मीडियम का थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते कि एक्चुअली मीडियम होता क्या है। मीडियम किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग की जो एरिया होता है और उसके अंदर जो चीज होती है उसे हम उसका मीडियम कहते हैं। आपने सुना है मीडियम इंग्लिश, मीडियम उर्दू, मीडियम सिंधी। ये बेसिकली क्या है? ये मीडियम है जिस मीडियम के अंदर वो सब्जेक्ट स्पेसिफिकली पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप समंदर में होंगे तो आपका मीडियम क्या होगा? आपका मीडियम वाटर होगा। अगर आप आम जमीन के ऊपर हैं तो आपका मीडियम बेसिकली एयर है। समझ में आ रही है मीडियम का कंसेप्ट? तो इस जी सर। मीडियम में वेदर इट इज वेव, इट इज वाटर, इट इज एयर और एनी अदर मीडियम, उस मीडियम में जब भी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड अ वेव। उसे हम वेव कहते हैं। आम इसमें अगर आप देख लें, वाटर है, वाटर के अंदर वेव्स बनती हैं, दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस डिस्टरबेंस इन अ वाटर। जब भी वाटर के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो एक वेव प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड वेव। वेव अब बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक वेव होती है मैकेनिकल वेव, दूसरी वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैके ये कोई बोलना चाह रहा है? अच्छा। मेन टाइप्स ऑफ वेव, वैसे तो हम इसको बहुत ज्यादा कैटेगराइज कर सकते हैं वेव्स को, लेकिन बेसिकली दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव बेसिकली क्या होती है? मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। जिस भी वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड हो तो हम कहेंगे ये कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव। ठीक हो गई बात? मतलब उसको ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई ट्रैक चाहिए, कोई ना कोई रास्ता चाहिए। आम जबान में आप यूं समझ लीजिए कि उसको कुछ ना कुछ रोड चाहिए एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने के लिए। ठीक है। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। वाटर वेव्स, अब वाटर वेव्स को कौन सा मीडियम चाहिए होगा? इसको वाटर मीडियम चाहिए होगा इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उस वेव को एक मीडियम कन्फाइनमेंट होगी। ठीक है। और मैकेनिकल वेव की दूसरी करेक्टरिस्टिक होती है कि दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। अब वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते से मुराद क्या हुई कि हमारे पास दो सिनेरियोज होते हैं। या तो हमारे पास कोई मीडियम होता है, अगेन मीडियम वो एयर हो सकता है, मीडियम वो वाटर हो सकता है, मीडियम कोई भी हो सकता है। लेकिन एक हमारे पास ऐसी चीज भी होती है जिसे हम वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम उस प्लेस को, उस जगह को कहते हैं जिस जगह पे कोई भी मीडियम ना हो, जिसे हम उर्दू में या दूसरी जबान में खला कहते हैं। ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी मीडियम मौजूद ना हो, ना एयर हो, ना उधर वाटर हो, ना कोई और मीडियम हो, उसको हम वैक्यूम कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक। दूसरी टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इन्हें ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, वेदर वेदर मीडियम अवेलेबल हो या ना हो, दे कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है। जैसे हमारे पास लाइट, लाइट को कोई मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता। लाइट वाटर के अंदर भी ट्रेवल कर लेती है, लाइट एयर के अंदर भी ट्रेवल कर लेती है, लाइट वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर लेती है जहाँ पे कोई मीडियम भी
नहीं होता। वेव्स इसी तरह से एक्स-रे, रेडियो वेव्स वगैरह ऐसी कुछ वेव्स होती हैं। इन सब वेव्स को हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। अब जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम के बगैर ट्रैवल करती है यानी वैक्यूम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसे हम आम जबान में स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट एक सेकंड के अंदर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मतलब 3 के आगे कितने जीरो, 8 जीरो। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती है इन वैक्यूम, ऐसी जगह जहां पे कोई भी मीडियम ना हो। क्लियर हुई यहां तक बात? उसके बाद फिर अब वेव को थोड़ा-सा इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है ना आगे चलते हैं या मैं पहले आपको थोड़ा-सा अगला ओवरव्यू देता हूँ। 2 तरह की वेव्स होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास होती है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब वेव्स की जो मेन 2 कैटेगरीज़ हैं, वो कौन-सी हैं? मैकेनिकल वेव होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है? अब इन वेव की 2 कैटेगरीज़ होती हैं। एक ट्रांसफर वेव होती है, दूसरी वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। अब ये वेव ट्रैवल जो करती है ना, उस ट्रैवल करने का स्टाइल है उसका या तो वो ट्रांसवर्स ट्रैवल करती है या वो लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैवल करती है। अब ट्रांसफर वेव्स कौन-सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स जिनमें पार्टिकल वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन। ठीक, ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, हैव क्रेस्ट एंड ट्रफ, लो पॉइंट और हाई पॉइंट होता है इनके अंदर। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स, लाइट वेव्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिन्हें हम कहते हैं या रोप मूवमेंट। अब रोप मूवमेंट को आप इजीली समझ जाएंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ सारे, पहले इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। दूसरी टाइप हमारे पास होती है वेव मोशन की, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? पार्टिकल वाइब्रेट्स पैरेलल टू वेव डायरेक्शन। इसमें इसके अंदर कंप्रेशन होता है और रेयरफेक्शन होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। फॉर एग्जांपल साउंड वेव या स्प्रिंग कंप्रेशन। अब इन दोनों चीजों को हम जरा ड्रॉ करके समझ लेते हैं। अब देखें, फॉर इंस्टेंस वेव जो है वो वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, इसे हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कि इस डायरेक्शन के अंदर वेव मूव कर रही है, ठीक है। अब जब भी वेव इस किसी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो उसे हम ट्रांसफर वेव उस वक्त कहेंगे जब वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वेव मूव कर रही है। अब जो वेव में ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वेव को जरा ध्यान से देखिएगा। अगर वेव इस तरीके से जाए तो ये क्या परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन मूव कर रही है? प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर मूव कर रही है। तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। दूसरी हमारे पास वेव की टाइप थी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब जब वेव्स इस तरीके से मूव करें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। अगर वेव इस तरीके से मूव करें तो इस वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब जरा इनको थोड़ा सा देख लें, इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसके अंदर ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इस पॉइंट के ऊपर, इसे हम कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है, इस लोएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं ट्रफ, ठीक। तो
ट्रांसवर वेव जो ट्रेवल करती हैं, पहली बात हो गई ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ट्रेवल कर रही होती हैं, और इनके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, एक क्रस्ट पॉइंट जिसे हम हाई पॉइंट कहते हैं, और एक ट्रफ पॉइंट होता है जिसे हम लो पॉइंट कहते हैं। अब आ जाए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर। ये बेसिकली परपेंडिकुलर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन की यही डायरेक्शन थी, पैरेलल टू द प्रोपगेशन की डायरेक्शन के पैरेलल होती हैं। इनके अंदर अब इसी तरह से दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास कंप्रेशन होता है, ये देखें ये टाइटली पैक्ड होती हैं, ये फिर रेयरफेक्शन आता है, फिर कंप्रेशन आता है, फिर रेयरफेक्शन आता है, और फिर कंप्रेशन आता है। तो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, इधर वेव कंप्रेस हो रही है, इधर वेव रेयरफेक्ट हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से इधर कंप्रेस हो गई, इधर रेयरफेक्शन आ गई, इधर कंप्रेशन आ गया। तो जो हमारे पास दो वेव्स हैं, एक वेव जो होती है वो ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर वेव में क्या होता है, वो वेव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ट्रेवल करती है, और उस वेव के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, एक क्रस्ट होता है, दूसरा ट्रफ होता है। दूसरी वेव की टाइप हमारे पास जो वेव का स्टाइल है मोशन का, दूसरा स्टाइल है उसका, वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं स्प्रिंग की तरह कंप्रेस रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस तरीके से मूव कर रही होती हैं। ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ट्रांसफर वेव की एग्जांपल के अंदर वाटर वेव्स आ जाती हैं। वाटर जिस तरीके से ट्रेवल करता है, अगर वाटर की हम वेव बनाते हैं तो यही बनाते हैं ना, इस तरीके से वेव बनाते हैं। तो ऐसी वेव्स जो ट्रांसवर्स होती हैं, उनकी एक एग्जांपल हमारे पास आ गई, वो वाटर वेव्स आ गई। दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ईएम वेव्स। ईएम वेव्स भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो बेसिकली साउंड वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स जो होती हैं वो मोशन करती हैं, ट्रेवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे हमारे पास स्प्रिंग की मोशन होती है। यहाँ तक आइडिया समझ में आ गया आपको? जी। जी सर। अच्छा, ठीक है। अब देखें, अब आप दोबारा इनको पढ़ें तो आपको समझ में आएगी। ट्रांसफर वेव्स ये बेसिकली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन ट्रेवल करती हैं, और इनके पास एक क्रेस्ट होता है हाई पॉइंट, और एक ट्रफ्स होते हैं यानी लो पॉइंट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास वाटर वेव्स आती हैं, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लाइट वेव्स भी कहते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। या रोप मूवमेंट, जब हम एक रोप को एक साइड से बांध के दूसरी साइड से उसको हल्का सा हम जर्क देंगे तो वेव जो है वो रोप जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देगी, इसलिए हम इसे रोप मूवमेंट भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल वाइब्रेट्स पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, जैसे स्प्रिंग होता है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक कंप्रेशन होता है, एक रेयरफेक्शन होते हैं। लो प्रेशर या हाई प्रेशर, लो पॉइंट या हाई पॉइंट, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास साउंड वेव्स आ जाती हैं और स्प्रिंग कंप्रेशन आ जाता है। ये जर्नल आइडिया आपका आ गया वेव्स का। अब देखें, मैकेनिकल वेव्स डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज दे ट्रेवल फास्टर और ट्रांसवर्स रिक्वायर अ मीडियम। अच्छा, इसमें एक बात ऐड नहीं की, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इट मींस वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अब ऐसा कतन नहीं है कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ही मैकेनिकल वेव होगी, ट्रांसफर वेव कैन आल्सो बी अ मैकेनिकल वेव्स। जैसे हमारे पास वाटर वेव्स हैं तो वो नेचर में ट्रांसवर्स, लेकिन क्योंकि उनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं। अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यही है कि भाई जिसको मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल है, जिसको मीडियम नहीं चाहिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब इन दोनों के जो स्टाइल हैं, जो मूवमेंट के मोशन के स्टाइल हैं, वो दो होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। ठीक हो गई बात? अब उसके बाद फिर हम आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका फर्स्ट वाले का ऑप्शन करेक्ट होगा, रिक्वायर्ड नो मीडियम।
मैकेनिकल वेव्स डिफर सिर्फ मीडियम रिक्वायरमेंट की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम इंडिपेंडेंट वेव, जिसको मीडियम नहीं चाहिए होता? साउंड, वाटर वेव, सर लाइट वेव। लाइट। लाइट को मीडियम नहीं चाहिए होता। एग्जैक्टली, लाइट वेव ऐसी वेव है जिसको मीडियम नहीं चाहिए होता है। An astronaut claps their hands while floating outside the spaceship in space. What will another astronaut nearby hears? A faint clamp sound, a loud clamp sound, no sound at all, delayed sound. नो साउंड एट ऑल। हाँ, क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। जब उसके पास मीडियम स्पेस में कोई है ही नहीं, तो साउंड तो उधर प्रोड्यूस ही नहीं होगा। क्लियर हो गई मुझे लग रहा है यहाँ तक बात आपको। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं वेव करेक्टरिस्टिक्स। अब कोई भी वेव हो, वेदर इट इज लॉन्गिट्यूडनल, वेदर इट इज लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। मैं इधर पैरामीटर्स जो आपको समझाऊंगा वो ट्रांसवर्स वेव समझ ड्रा करके समझाऊंगा, क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड करना काफी इजी होता है, क्योंकि हमारे पास वेव का कंसेप्ट ही ट्रांसवर्स स्टाइल में आता है। वाटर वेव्स भी हम ड्रा करते आते हैं सारी जिंदगी, तो हमारे पास जो वेव का एक कंसेप्ट आता है, वो वेव का कंसेप्ट आता है ट्रांसवर्स की फाइल इसमें डायरेक्शन में। तो हम इसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब वेव में पहली चीज होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेस्ट। अब ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, इधर से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है? रिलेटेड टू लाउडनेस और एनर्जी। जिस वेव में ज्यादा एनर्जी होगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा बड़ा होगा, जिस वेव में कम एनर्जी होगी उसका एम्पलीट्यूड कम बड़ा होगा। क्लियर हुई बात? इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पलीट्यूड का मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस ही है फ्रॉम रेस्ट टू द हाईएस्ट पीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसका ऐसा यूनिट मीटर ही कंसीडर किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड एक होता है वेव के अंदर, दूसरा वेव के अंदर वेव लेंथ होती है। अब वेव लेंथ क्या होती है? वेव लेंथ होती है एक मुकम्मल वेव की लंबाई। बेसिकली आम जबान में हम कहें तो यहां से वेव बनना शुरू करती है, एक साइकिल कैसे मूव करती है? देखें, यहां से ये गई, क्रस्ट को टच किया, फिर ये रेस्ट पोजीशन पे आई, और ये फिर ट्रफ को कंप्लीट करके इधर रेस्ट पोजीशन पे आ गई। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो गया? इसकी एक वेव मुकम्मल हो गई। तो हम वेव को और ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि अगर मैं वेव यहां से कंसीडर करूं, तो क्या इस पॉइंट से लेकर इस पीक तक ये मुकम्मल वेव हो जाएगी? आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट ये है और कंप्लीट पार्ट ये है। ठीक है, तो वेव लेंथ जिसे हम लैम्डा से जाहिर करते हैं, ये लैम्डा की सैंपल आपने जहन में रखनी है, इसे हम लैम्डा कहते हैं। लैम्डा, लैम्डा जहां भी आ जाए इसका मतलब है वेव लेंथ की बात हो रही है। डिस्टेंस बिटवीन टू सेम पॉइंट्स, किसी भी दो सेम पॉइंट्स के पास, अगर हम आम जबान में कह रहे हैं तो कि क्रस्ट टू क्रस्ट और कंप्रेशन टू कंप्रेशन या ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस जो हमारा होता है वो वेव लेंथ होता है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास एक वेव लेंथ है जिसे हम लैम्डा से जाहिर करेंगे। और वेव लेंथ, क्योंकि लेंथ इंक्लूड है इसके अंदर, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? मीटर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंसेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। मैं इधर दूसरा कंसेप्ट इसका लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। इनको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से जाहिर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक वेव है, ये 1 सेकंड का टाइम यहाँ तक खत्म हो रहा है इसका। अगर वेव 1 सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशंस कर रही है वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। दूसरी वेव है, मिसाल के तौर पे इसका भी 1 सेकंड यहाँ तक है, तो 1 सेकंड के अंदर इसने इतने ही नंबर ऑफ वाइब्रेशंस किए। नंबर ऑफ वाइब्रेशन समझ रहे हैं ना? तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इसने इतने किया। मुझे ये बताएं, ये वेव ए है, ये वेव बी है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? एक ही। एक ही, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा दफा इसने वाइब्रेट किया है, अप एंड डाउन ज्यादा दफा वाइब्रेट किया है एज कंपेयर टू द
वेव वी। तो ये इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट है हर्ट्ज, ये यूनिट भी जहन में रखना है, हर्ट्ज यूनिट। अब ये आपके पास प्रोसेसर्स में आता है, मोबाइल का प्रोसेसर होता है भाई 8.2 प्रोसेसर है, कितना है, हेलोजी 9 है, क्या है क्या नहीं है, वो जो प्रोसेसर होता है उसके आगे हर्ट्ज लिखा होता है, एच। तो एच जेड को इस तरीके से भी लिखता है, यूजुअली हर्ट्ज की सिंबल ये बनी होती है, एच और जेड को इस तरह कंबाइन करके लिखा होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है। उसके बाद होता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, किसी भी वेव का एक पूरा साइकिल कवर करने में कितना टाइम लगा है, वो उसका टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी हम जब मैयर कर रहे हैं वो पर सेकंड के हिसाब से कर रहे हैं कि एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर उसके पूरे हो रहे हैं। टाइम पीरियड क्या है कि वो एक वाइब्रेशन कितने टाइम में पूरी कर रही है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक वेव जो है वो एक सेकंड के अंदर कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल वो 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर रही है, और एक वेव है जो कि एक सेकंड के अंदर कंप्लीट वाइब्रेशन मुकम्मल कर रही है, तो हमारे पास टाइम पीरियड किसका ज्यादा है? 2 जी, seconds. Well, ए वेव का या बी वेव का? ये 1 मिनट में पूरा A साइकिल wave. कर रही है, वो 2 मिनट में पूरा साइकिल कर रही है, 2 सेकंड में पूरा साइकिल कर रही है। तो वे टाइम पीरियड कौन ज्यादा ले रही है? ए वेव ज्यादा ले रही है। ठीक है। जी सर। अब मुझे जरा एक बात बताएं, फ्रीक्वेंसी आपने समझ ली, अब टाइम पीरियड को अगर आप देखें, क्या टाइम पीरियड जिसका ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम है, हो जाएंगे ना अल्टीमेटली। देखे ना, एक सेकंड इसका, यहाँ पे अगर ये 2 सेकंड की लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक सेकंड के अंदर अपना कंप्लीट साइकिल कर रही है, ये 2 सेकंड के अंदर कर रही है। तो इट मीन्स अगर ये भी वेव बी जो है, ये भी अगर पूरा कंप्लीट साइकिल करना चाहे 2 सेकंड का, तो वो ज्यादा वाइब्रेशंस कर लेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी है। अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा किसी वेव का, एक साइकिल को पूरा करने का टाइम ज्यादा लेगी, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम होगी। आ रही है बात समझ में? तो जी टाइम सर। फार्मूले के तहत देख लें, अब इधर फार्मूला टाइम पीरियड का आता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली यही रिलेशनशिप है जो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफ का रिलेशनशिप है। इसी को हमने इक्वेशन फॉर्म के अंदर देख लिया। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपने। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेव स्पीड। वेव स्पीड, या हम कह सकते हैं वेव की वेलोसिटी। अब वेव की वेलोसिटी, वेलोसिटी बेसिकली हम पढ़ के आए थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। वेलोसिटी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है हमारे पास, जो हम शुरू में मैकेनिक्स में पढ़ के आए थे, काइनेमेटिक्स में, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है। अब इधर जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वेव का, वो क्या उसकी वेव लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स, तो डिस्टेंस वेव लेंथ है। जी, है ना। डिस्टेंस जो कर रही है ट्रेवल, वो वेव इन द फॉर्म ऑफ वेव लेंथ कर रही है ना। टाइम हमारे पास टाइम पीरियड है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव हमारी, अगर मैं कह दूं वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टाइम, तो क्या गलत होगा? जी, वेव जो है हमारे पास, वेलोसिटी जो होगी वेव की, या वेव स्पीड जो होगी, उसका फार्मूला हमारे पास बन जाएगा एफ लैम्डा। तो इसका ऐसा यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? अब हम चलते हैं, देखें। You increase the volume on a speaker without changing the pitch. What wave property are you increasing? कौन सी वेव करेक्टरिस्टिक आप चेंज करेंगे जिससे आपकी पिच यानी साउंड क्वालिटी तो चेंज ना हो, लेकिन लाउडनेस बढ़ जाए, उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या स्पीड? जी, एम्पलीट्यूड सर। एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड जब भी चेंज करेंगे आपकी लाउडनेस बढ़ेगी और पिच के ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ये सारी चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे जब तक हम इस टॉपिक के एंड तक पहुंचेंगे। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड चेंज करने से आपकी लाउडनेस बढ़ जाएगी। अ वेव हैज अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 150 हर्ट्ज। व्हाट इज इट्स वेवलेंथ? तो वेवलेंथ वेलोसिटी ऑफ स्पीड का फार्मूला हमारे पास है एफ लैम्डा। ठीक है, स्पीड हमें इस क्वेश्चन में दे रहा है 300, तो इधर मैं रख दूंगा 300 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी कितनी है 150 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, यानी वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। तो ये 150 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 300 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल्स टू लैम्डा, और दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। सो वेव लेंथ उस वेव की कितनी होगी 2 मीटर्स। आई समझ में बात? ये मैं जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स आपको इसी तरीके से करवाया करूंगा क्योंकि फाउंडेशन आप समझ चुके हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 2 मीटर्स। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देख लें, थर्ड वाला, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डबल्स एंड द वेवलेंथ बिकम्स हाफ व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द वेव। अगेन हम वही फार्मूला रखेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब वेलोसिटी से फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और वेलोसिटी से लैम्डा यानी वेवलेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो मुझे ये बताएं कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डबल, फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया और वेवलेंथ को हमने हाफ कर दिया, तो बताओ स्पीड ऑफ वेव क्या होगी, डबल हो जाएगी, रिमेन हाफ? सेम। एग्जैक्टली सेम, रिमेन सेम रहेगी। हम रख के देख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी हमने डबल कर दी मतलब 2f हो गया, मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ हमने क्या कर दी, हाफ कर दी, यानी 1/2 लैम्डा हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास अगेन फार्मूला वही आया एफ लैम्डा। तो इट मींस वेव वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी।